हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जो है सभी सब्जेक्ट के जो है रिवीजन कराऊंगा। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैं डिटेल डिस्कशन के साथ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग एक एक करके अपने क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। एंड भाई, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, स्वतंत्र भारत के पहले बजट को किसने पेश किया। तो भाई, आपसे क्या पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले बजट को किसने पेश किया। तो पहला बजट आपसे पूछा गया है, तो याद रख लीजिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो पेश किया गया था वो कब किया गया था। तो किया गया था 1947 में करा गया था। और किसने किया था, तो याद रख लीजिएगा, आर के शनमुखम ने करा था पेश। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में आर के शनमुखम ने पेश किया था। ये स्वतंत्र भारत का था। अगर आपसे यहीं पर पूछ ले कि पहला बजट कब पेश किया गया, सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि पहला बजट कब पेश किया गया था, तो वही याद रख लीजिएगा कि 7 अप्रैल 1960। ठीक है, 7 अप्रैल 1860 में जो है पहला बजट पेश किया गया था। किसने पेश किया था, तो याद रख लीजिएगा, किसने पेश किया, तो याद रख लीजिएगा, विल्सन एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने पेश किया था। किसके टाइम पर पेश किया था, वायसराय कौन थे, तो याद रख लीजिएगा, केनिंग थे उस टाइम पर, वायसराय। तो पहला बजट किसने पेश किया है, तो एक अर्थशास्त्री विल्सन ने पेश करा था। किसके टाइम पर, तो केनिंग उस टाइम पे वायसराय हो जाते थे। ठीक है, याद रख लेना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आम बजट को रेल बजट से कब मिला दिया गया। तो याद रखना है, 2017 में जो है आम बजट को रेल बजट से मिलाया गया है। आम बजट को आम बजट को रेल बजट से मिला दिया गया है। याद रख लेना है इस बात को। ठीक है, तो आम बजट को रेल बजट से कब मिला दिया गया है, तो 2017 में मिला दिया गया है। ठीक है, ध्यान में इस बातों को भी रख लेना है। एंड एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बार बजट पेश किसने किया है। तो आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा बार बजट पेश किसने किया है, तो याद रख लीजिएगा कि मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है। कितनी बार, तो 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है। 10 बार बजट पेश किया है। और ये ही वो शख्स थे जिन्होंने अपने जन्मदिन पर भी बजट पेश किया है। जन्मदिन पर बजट पेश किया है। ठीक है, इन्होंने अपने जन्मदिन पर भी बजट पेश किया था। और इनका जन्मदिन कब था, तो 29 फेब को इनका जन्मदिन होता था। ठीक है, तो 29 फेब को इनका जन्मदिन होता था। और सबसे ज्यादा बार इन्होंने बजट पेश किया है, 10 बार, और अपने जन्मदिन के दिन बजट पेश करते थे ये। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया है। तो याद रख लेना है, मनमोहन सिंह, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मनमोहन सिंह। इन्होंने सबसे लंबा बजट भाषण दिया है। बजट भाषण सबसे लंबा दिया है मनमोहन सिंह ने, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जानते हैं। तो वही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है। धौलाधार, पीर पंजाल, नाग टिब्बा या महाभारत श्रेणी। तो देखो, मध्य हिमालय को भाई हिमाचल हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय को हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पहले तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य हिमालय का और क्या नाम है। तो हिमाचल हिमालय है मध्य हिमालय का नाम। इसे जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रख लीजिएगा, धौलाधार नहीं, जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अगर धौलाधार आपसे पूछ ले कि धौलाधार के नाम से कहाँ जाना जाता है, तो याद रखना है आपको, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय को है भाई, वो धौलाधार श्रेणी के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधार श्रेणी के नाम से जाना जाता है। नाग टिब्बा पूछ ले तो उत्तराखंड याद रख लीजिएगा, उत्तराखंड में इसे नाग टिब्बा के नाम से जाना जाता है। एंड महाभारत श्रेणी के नाम से इसे नेपाल में जाना जाता है। महाभारत श्रेणी के नाम से भाई मध्य हिमालय को नेपाल में जाना जाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि ब्लू माउंटेन के नाम से कहाँ पर जाना जाता है, तो ब्लू माउंटेन जो है भूटान में, मध्य हिमालय को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर, तो वही भूटान में, याद रख लीजिए, भूटान में जो है ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है मध्य हिमालय को। ओके, आई होप इतना दूर आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, बिहार में गंगा नदी प्रवेश कहाँ पर करती है। तो भाई पहले यही याद रख लो कि बिहार में गंगा नदी प्रवेश कहाँ पर करती है। पहले ये बता दो कि गंगा नदी की टोटल लेंथ कितना है भाई। तो याद रख लेना है कि 2525 किलोमीटर गंगा नदी का टोटल लेंथ हो जाता है, 2525 किलोमीटर। यहाँ पर पूछा गया है आपसे, बिहार में गंगा नदी प्रवेश कहाँ पर करती है। तो कुर्सेला, कटिहार में, चौसा में, पश्चिमी चंपारण में या पूर्वी चंपारण में। तो बिहार में गंगा नदी प्रवेश जो है चौसा में करती है। चौसा ये कहाँ पर पड़ता है, तो याद रख लीजिएगा, बक्सर के
चौसा में प्रवेश करती है। ठीक है, तो बक्सर के चौसा में गंगा नदी प्रवेश करती है। और बिहार से बाहर जो निकलता है, बिहार से बाहर गंगा नदी कहाँ से निकलता है, बिहार से बाहर, तो भाई देखो बिहार से जो है बाहर वो गंगा नदी कुर्सेला कटिहार से निकल जाता है। कहाँ से, तो कुर्सेला कटिहार, तो कुर्सेला कटिहार से जो है गंगा नदी जो है वो बिहार से बाहर निकल जाता है, ध्यान में रख लेना है। आपसे ये पूछा जाता है भी कि गंगा से मिलने वाली पहली नदी कौन सी, बिहार में गंगा से मिलने वाली पहली नदी कौन सी है, तो याद रख लेना है घाघरा। गंगा से मिलने वाली पहली नदी घाघरा। और अंतिम अगर पूछ ले तो अंतिम याद रख लीजिएगा कि महानंदा। तो बिहार गंगा से मिलने वाली पहली नदी घाघरा और अंतिम नदी महानंदा होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सब बिहार में सबसे लंबा कवर किस जिला में करता है गंगा नदी, तो याद रख लेना है पटना जिला में, पटना जिला में। ठीक है, तो पटना जिला में जो है गंगा नदी सबसे लंबा कवर करता है। और नेक्स्ट अगर पूछ ले दूसरा तो याद रख लीजिएगा भागलपुर जिला में। ठीक है, भागलपुर जिला में। तो ये दो जिला आपको डिस्ट्रिक्ट जरूर याद रख लेना है। पटना जिला में गंगा नदी सबसे लंबा डिस्टेंस कवर करती है और भागलपुर में जो है नेक्स्ट जो है लंबा वो कवर करती है। ठीक है, याद इसको जरूर रखेंगे आप लोग। नाभिक के रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य करता है। तो वही देखो यहाँ पर सिंपल से क्वेश्चन पूछा है कि नाभिक के रिएक्टर, जिसमें कि आपको क्या नाभिक के रिएक्टर का मेनली वर्क क्या है, तो वही ये बिजली बनाने के काम में आता है। क्या बनाया जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम में आता है। तो इसमें पूछा है कि मंदक के रूप में आपसे कौन सा काम करता है, मंदक के रूप में। ठीक है, मंदक, मंदक दे दे या फिर आपसे कूलेंट दे दे, तो मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में या कूलेंट के रूप में कौन सा काम करता है, तो याद रख लीजिएगा कैडमियम नहीं, भारी जल, जल एक से अधिक। तो मंदक के रूप में या कूलेंट के रूप में भारी जल भी काम करता है एंड जल भी काम करता है। तो भारी जल को भाई D2O ड्यूटोरियम ऑक्साइड से डिनोट करा जाता है, D2O ड्यूटोरियम ऑक्साइड। ठीक है, D2O भारी जल, ड्यूटोरियम ऑक्साइड। और जल तो भाई आप लोग जान रहे हो H2O से डिनोट करा जाता है। तो भारी जल और जल दोनों ही इसमें मंदक के रूप में कार्य करते हैं, इसीलिए यहाँ पर आंसर नंबर डी करेक्ट होगा। एक से अधिक जो है यहाँ पर मंदक के रूप में कार्य करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नाभिक की रिएक्टर में जो है नियंत्रक, कंट्रोलर, कंट्रोलर के रूप में कौन कार्य करता है, नियंत्रक के रूप में, अगर कंट्रोलर के रूप में पूछ ले तो याद रख लेना है कैडमियम, कैडमियम, ग्रेफाइट और बोरोन। ठीक है, तो कैडमियम, ग्रेफाइट और बोरोन जो है ये आपके नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। कैडमियम, ग्रेफाइट और बोरोन जो है नियंत्रक के रूप में। और अगर आपसे पूछा जाए कि ईंधन के रूप में, भाई फ्यूल के रूप में कौन कार्य करता है, तो याद रख लेना है आपको यूरेनियम, 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 थोरियम, थोरियम, प्रोटियम, प्रोटियम, पोलेनियम, पोलेनियम। तो ये सभी क्या करते हैं, तो ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में कार्य करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल ही सकता है, क्योंकि मंदक, ये वाला क्वेश्चन तो भी रिपीट करा जा रहा है। तो आई होप कि TRE 4 में यहाँ से रिपीट होता हुआ आपको दिख जाए क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक लिफ्ट किस नियम पर काम करते हैं, तो भाई देख लो सिंपल सा क्वेश्चन है। हाइड्रोलिक लिफ्ट आपसे पूछ ले या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक भी आपसे पूछ ले, ब्रेक। ठीक है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट या ब्रेक किस नियम पर कार्य करते हैं, तो न्यूटन के नियम पर नहीं करते हैं भाई, पास्कल के नियम पर। तो बिल्कुल यही करेक्ट है, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है या ब्रेक होता है वो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, आपको ध्यान में जरूर रख लेना है इस बात को। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो भाई वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के सभी मनोनीत सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य या एक से अधिक। तो याद रख लीजिएगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य नहीं भाई, सभी निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा के सभी मनोनीत सदस्य तो मनोनीत भी नहीं, तो कौन लेते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। सभी सदस्य का मतलब हो गया कि या तो वो निर्वाचित हो या तो वो मनोनीत हो, सभी के सभी जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है, तो लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। और अभी जो है उपराष्ट्रपति रिसेंट कौन है, तो भाई जगदीप धनखड़, आपको याद रख लेना है जगदीप धनखड़। तो मिस्टर जगदीप धनखड़ जो है हमारे अभी वाइस प्रेसिडेंट है भारत के, याद जरूर रख लीजिएगा। और अगर प्रेसिडेंट की बात करी जाए तो प्रेसिडेंट अभी कौन है, तो पहली जो आपकी ST से बिलोंग करने वाली महिला है प्रेसिडेंट है, जो कि द्रौपदी मुर्मू हो जाती है, द्रौपदी मुर्मू हो जाती है, याद रख लीजिएगा इस बात को भी। ठीक है,
पहली एसटी है महिला भाई, मुख्यमंत्री कहता हूँ, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू। गिर स्थित है, तो भाई गिर कहाँ पर सिचुएटेड है? कर्नाटक में, उत्तराखंड में, गुजरात में या ओडिशा में? तो गिर तो भाई देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने कि गिर कहाँ आपका सिचुएटेड है, तो सिंपल सा आंसर दे देना है, गिर जो है गुजरात में सिचुएटेड है। एंड ये फेमस है किसके लिए? तो एशियाई शेर के लिए, एशियाई एशियाई शेर के लिए ये फेमस है, ठीक है। गिर गुजरात में एशियाई शेर के लिए फेमस है, आपको ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो देखो इंडियन मिरर, तो इंडियन मिरर, अच्छा यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया हुआ था, इसको भी डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कर्नाटक में अगर आपसे पूछ ले कि कर्नाटक में कौन सा मतलब राष्ट्रीय उद्यान है, तो याद रख लीजिए कर्नाटक में एक होता है बांदीपुर, बांदी बांदीपुर अभ्यारण्य, जो कि आपके किसके लिए फेमस है? तो हाथी के लिए फेमस है, हाथी के लिए बांदीपुर अभ्यारण्य, ठीक है। और ये कर्नाटक में सिचुएटेड है एंड हाथी के लिए फेमस है। उत्तराखंड में क्या याद रखना है भाई? तो उत्तराखंड से याद रख लीजिएगा, फूलों की घाटी इसे कहा जाता है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी किसे? तो उत्तराखंड को कहा जाता है। एंड ओडिशा से क्या याद रख लेना है? तो एक याद रख लीजिएगा, नंदन कानन, नंदन कानन, तो नंदन कानन जो है ये ओडिशा में सिचुएटेड है और ये हिप्पोपोटामस के लिए ये फेमस हो जाता है, हिप्पोपोटामस के लिए ये फेमस है, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन, तो देखो इंडियन मिरर का अखबार का प्रकाशन कहाँ से? झारखंड से तो नहीं, बिहार से भी नहीं, कोलकाता से हुआ करता था इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन। कब इसका प्रकाशन हुआ था? तो 1862 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। किस भाषा में था? तो इंग्लिश भाषा में ये छपा करता था। एंड किसने इसका प्रकाशन किया था? तो याद रख लेना है, देवेंद्र नाथ, देवेंद्र नाथ, और साथ में याद रख लीजिएगा मनमोहन घोष, देवेंद्र नाथ और मनमोहन घोष, ये सभी क्या करते थे? तो इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन करते थे कलकत्ता से, देवेंद्र नाथ और मनमोहन घोष, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। गदर पत्रिका किसने लिखा? तो गदर पत्रिका गुरु गोविंद सिंह तो नहीं भाई, गदर पत्रिका तो लाला हरदयाल के द्वारा लिखा जाता था। गदर पत्रिका या फिर गदर पार्टी भी पूछ ले तो लाला हरदयाल से ही सिचुएटेड है। किस भाषा में छपता था? तो याद रख लेना है कि उर्दू भाषा में ये छपा करता था, उर्दू भाषा में, ठीक है। और ये कब छपा? तो 1913 में छपा था। कहाँ से? तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए से, ठीक है। तो सैन फ्रांसिस्को जो कि आपकी यूएसए में पड़ता है, अमेरिका में, वहां से ये छपा करता था। फरक्का परियोजना किस नदी पर बनी है? तो भाई ये देखो बहुउद्देशीय परियोजना से पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आपके टीआरई में देखने को जरूर मिल रहा है। एंड कंफर्म जो है एक क्वेश्चन यहाँ से जो है फिक्स आपके एग्जाम में रहेगा। कंफर्म 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मैं यहाँ से फिक्स बता रहा हूँ और बहुउद्देशीय परियोजना से क्वेश्चन फिक्स है आपका। तो फरक्का परियोजना किस नदी पर बनी है? तो याद रख लेना है आपको, कोसी नदी पर बनी है, भागीरथी पर, गंगा पर या सोन पर। तो फरक्का परियोजना भाई ये गंगा नदी पर बनी है और ये कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल की एक परियोजना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशी परियोजना किस नदी पर बनी है, तो कोशी परियोजना भाई कोसी नदी पर बनी है और ये एक बिहार की परियोजना है, बिहार की परियोजना। भागीरथी जो आपकी परियोजना है भाई, भागीरथी परियोजना, तो यह भागीरथी परियोजना कहता हूँ, टिहरी परियोजना है जो कि भागीरथी नदी पर बनी है, टिहरी टिहरी बांध परियोजना जो कि भागीरथी नदी पर बनी है और ये कहाँ की परियोजना है? तो उत्तराखंड की परियोजना है, याद रख लीजिएगा। सोन नदी पर बनी हुई एक परियोजना है जिसे कहते हैं रिहंद बांध परियोजना, रिहंद बांध परियोजना एक सोन नदी पर बना हुआ है जो कि आपके यूपी का एक परियोजना है, ठीक है। रिहंद बांध परियोजना सोन नदी पर यूपी का परियोजना है। आपसे एक पूछा जाता है भाई कि मयूराक्षी नदी पर एक जो है मयूराक्षी परियोजना बना हुआ है, मयूराक्षी नदी पर मयूराक्षी परियोजना जो कि आपके कहाँ का? तो वेस्ट बंगाल की परियोजना है, ध्यान में रख लीजिएगा। एक आता है आपका चंबल नदी की परियोजना है जिसे कहते हो जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना। तो जवाहर सागर परियोजना ये सभी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। और ये कहाँ की परियोजना है? तो याद रख लेना है, जवाहर सागर परियोजना जो है आपके राजस्थान की परियोजना है, राजस्थान की परियोजना है, ध्यान में जरूर रखना है आपको। नेक्स्ट आपको याद रख लेना है भाई कि सतलज नदी पर बनी हुई एक परियोजना, याद जरूर रखेंगे। सतलज नदी पर बना है आपका भाखरा नांगल परियोजना, भाखरा नांगल। तो भाखरा नांगल परियोजना सतलज नदी पर बनी है और ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश की परियोजना है, हिमाचल प्रदेश की परियोजना है आपकी सतलज परियोजना, भाखरा नांगल परियोजना। नेक्स्ट याद रख लीजिएगा भाई कि सरदार सरोवर परियोजना जो कि आपकी नर्मदा नदी पर बनी हुई है, नर्मदा नदी पर बनी हुई है एक सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर बनी है। और ये 4 स्टेट की परियोजना है जिसमें जिसमें आपकी एमपी आ जाते हैं,
गुजरात आ जाते हैं, गुजरात, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र याद रख लीजिएगा, और साथ में याद रख लीजिएगा राजस्थान। तो ये 4 स्टेट की परियोजना, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना, जो कि नर्मदा नदी पर बनाई गई परियोजना थी वही, ठीक है। एक आपको ध्यान में रख लेना है कि दामोदर नदी पर बनी हुई परियोजना, दामोदर नदी पर बनी हुई परियोजना एक दामोदर घाटी परियोजना याद रख लीजिएगा, दामोदर घाटी परियोजना। और ये झारखंड और वेस्ट बंगाल की परियोजना है, झारखंड और वेस्ट बंगाल की परियोजना है। और ये स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी, पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी, ठीक है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना हो जाती है, ध्यान में जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। और एक ही याद रख लेना है आपको, महानदी से जुड़ी हुई परियोजना, यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ आपको अभी। महानदी से जुड़ी हुई परियोजना जरूर याद रख लेना है आपको। और ये इस परियोजना का नाम है क्या, तो एक याद रख लेना, महानदी से जुड़ी हुई परियोजना है जिसका नाम है हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना, जो कि आपके कहाँ पर है, तो उड़ीसा में सिचुएटेड है, उड़ीसा में सिचुएटेड है। और ये भारत का सबसे लंबा जो है बांध परियोजना है, भारत का सबसे लंबा बांध परियोजना है, सबसे लंबा बांध परियोजना है, महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद, एक लास्ट याद रख लीजिएगा जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके, कि कृष्णा नदी पर बनी हुई एक परियोजना है, कृष्णा नदी पर बनी हुई परियोजना है जिसका नाम हो जाता है भाई नागार्जुन सागर बांध परियोजना, नागार्जुन नागार्जुन सागर बांध परियोजना, जो कि आपके आंध्र प्रदेश की परियोजना है, आंध्र प्रदेश की। तो शायद ही अब देखो इससे बाहर कुछ भी देखने को मिलेगा, जितने भी हो सकते थे मैंने यहाँ पर डिस्कस आपसे करा है। अच्छा, एक और देख लेना जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आपके कावेरी नदी पर बनी हुई एक परियोजना को जरूर याद रखेंगे, कावेरी नदी पर बनी हुई परियोजना है और इसका नाम है शिव समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना, जो कि कावेरी नदी पर बनाई गई है। एंड ये कर्नाटक की परियोजना है, वही कहाँ की परियोजना है, तो याद रख लेना है आपके कर्नाटक की परियोजना है, कर्नाटका की परियोजना है, कर्नाटक की परियोजना है। तो इसको भी जरूर याद आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम की व्यू से, ठीक है। एंड हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखो जितने भी हो सकते हैं तो इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ डिस्कस कर रखा है आपसे, तो अच्छे से देख लियो आप लोग। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी, तो अभी मैंने डिस्कस कराया आपसे सरदार सरोवर परियोजना। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार सरोवर परियोजना पहली परियोजना थी, तो वही नहीं, इसको गलत लगा देना है। हीराकुंड बांध परियोजना तो अभी मैंने बता रखा है आपसे, हीराकुंड बांध परियोजना जो होती है वही भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना है, तो ये भी नहीं होगा। दामोदर घाटी परियोजना ये है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। और मंडी परियोजना मैंने आपसे डिस्कस नहीं करा था, तो मंडी परियोजना जो है व्यास नदी पर बनाई गई है, व्यास नदी पर बनाई गई है। और ये मंडी परियोजना कहाँ की परियोजना है, तो याद रख लीजिएगा पंजाब और हिमाचल प्रदेश की परियोजना है, हिमाचल प्रदेश की परियोजना है मंडी परियोजना, जो कि व्यास नदी पर बनाई गई है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, तो भाई भारत का सबसे ऊंचा बांध क्या है, नागार्जुन सागर बांध तो नहीं भाई, ये तो कृष्णा नदी की परियोजना है। शिव समुद्रम जलप्रपात तो नहीं, ये तो आपके कर्नाटक की परियोजना है। टिहरी बांध तो याद रख लीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, टिहरी बांध। और ये एक टिहरी बांध परियोजना भी है जो कि सोन नदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर, सोन नदी पर। और ये कहाँ का, तो यूपी का परियोजना है, जो कि मैंने आपसे पीछे डिस्कस भी करा है अभी कुछ देर पहले ही, ठीक है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध, ध्यान में जरूर रख लेना है आप लोगों को। यूरिया का निर्माण होता है भाई, तो यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कि जो यूरिया होता है उसका निर्माण कहाँ पर होता है। तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा है क्या, तो भाई याद रख लीजिएगा कि यूरिया का निर्माण यकृत में, फुफ्फुस में, हृदय में, या फिर कोई नहीं। तो भाई यूरिया का निर्माण तो आपके यकृत में हो जाएगा, कहाँ पर, तो यूरिया का निर्माण यकृत, याद रख लीजिएगा यकृत में आपके यूरिया का निर्माण हो जाता है, यकृत में, ठीक है। और यहाँ पर आपको अब और कुछ याद रखना है तो बता दो क्या यहाँ पर आपको याद रख लेना चाहिए। तो यकृत में आपके यूरिया का निर्माण होता है, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर मैं फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब किससे, मैनोमीटर से, बैरोमीटर से, थर्मोमीटर से, या फिर कोई नहीं। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कि वायुमंडलीय जो दाब मापा जाता है वो किससे मापा जाता है, तो याद रख लेना है कि वायुमंडलीय जो दाब मापा जाता है वो आपके किससे, तो भाई मैनोमीटर से नहीं, बैरोमीटर से नापा जाता है वायुमंडलीय दाब। और इस दाब का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो पास्कल होता है, पास्कल। और इसे ही न्यूटन मीटर स्क्वायर से भी इंडिकेट करा जाता है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर से भी इंडिकेट इसको
कर दिया जाता है। आपसे एक बैरोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ पूछ दिया जाता है कि अगर पारा गिर जाए, अगर पारा गिरता है तो ये क्या इंडिकेट करता है। तो कल भी मैंने आपको ये चीज बताया था। तो बैरोमीटर का अगर पारा गिरे तो क्या इंडिकेट करेगा कि आंधी तूफान आएगा, आंधी तूफान आएगा। कल भी मैंने आपको बताया था ये चीज, देखो आज भूल गए हो आप लोग शायद, तो याद रखिएगा। और पारा अगर ऊपर जाएगा तो क्या याद रहना है कि मौसम जो है वो शांत रहने वाला है, मौसम बिल्कुल ही साफ रहेगा, शांत रहेगा। ये मैंने आपसे कल भी डिस्कस कर रखा था, शायद आप लोगों को याद हो। थर्मामीटर से भाई क्या नापते हो, तो बॉडी का टेम्परेचर आप लोग नाप सकते हो अपना, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर थर्मोमीटर लगा के नाप लो। न्यूनतम संभव ताप होता है, तो भाई न्यूनतम संभव ताप तो 98 नहीं, -273 डिग्री सेल्सियस। तो देखो कल मैंने आपसे ये भी डिस्कस करा था क्वेश्चन, जैसा कि मुझे याद है कि न्यूनतम संभव ताप मैंने आपसे डिस्कस करा था कितना होता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस आपसे मैंने डिस्कस कर रखा था। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो संवेग होगा। तो देखो वेग दुगुना कर दिया जाए तो संवेग होगा, क्या होगा संवेग बता दो। वेग दोगुना कर देंगे तो संवेग क्या होगा बताओ। ये क्वेश्चन आप लोग बताओ कि वेग अगर दोगुना कर देंगे तो संवेग क्या होगा। बताइए, ये क्वेश्चन पहले मैंने बहुत बार आपसे डिस्कस करा है, आपको मैं कुछ टाइम देता हूँ। आप लोग इसे जरूर कमेंट करके मुझे बताएं कि वेग अगर दोगुना हो जाएगा तो आ, वेग दोगुना कर देंगे तो संवेग क्या होगा। बताइए आप लोग, बताइए बताइए जल्दी से बताइए भाई, बताइए इसको। बताइए, वेग दोगुना कर देंगे तो संवेग क्या होगा बताओ ना भाई। वेग दोगुना करा जाएगा तो क्या होगा, दोगुना कर दी जाए तो संवेग क्या होगा। बता सकते हो कि मैं ही बता देता हूँ आपको। देखो 4 गुना हो जाएगा तो यही बोल दो ना कि 4 गुना हो जाएगा, कम से कम कुछ तो बोलिए कि 4 गुना होगा कि 2 गुना। तो नहीं भाई, 4 गुना नहीं होगा, 2 गुना होता है। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाएगा तो संवेग क्या होगा, संवेग 2 गुना होगा। लेकिन अगर गतिज ऊर्जा यहीं पर पूछ लेता, गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा जो है वो हो जाता 4 गुना, गतिज ऊर्जा पूछ लेता तो वो 4 गुना हो जाता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, मैंने बहुत बार इसको डिस्कस करा है आपके साथ। और देखो आज फिर भी आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो 2 गुना आपका संवेग होगा, लेकिन गतिज ऊर्जा पूछेगा तो 4 गुना। और यहाँ पर ही बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि गतिज ऊर्जा 4 गुना होता है या फिर संवेग 4 गुना होता है, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा इस चीज को, इसीलिए मैंने आपको टाइम दिया था बट आप लोगों ने कमेंट नहीं करा। 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया। तो देखो 1857 की क्रांति में लखनऊ मतलब जो अवध वाला एरिया रीजन पड़ता है वहां से पूछा है, तो याद रख लेना है लियाकत अली ने नेतृत्व करा था। तो बोल दो हाँ। तो भाई लियाकत अली ने तो इलाहाबाद से नेतृत्व करा था, इलाहाबाद से नेतृत्व किसने करा था, तो लियाकत अली ने। बेगम हजरत महल ने लखनऊ अवध से नेतृत्व किया था मेरे भाई, बेगम हजरत महल, बेगम ऑफ अवध, इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह ने जो है बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व किया था, बिहार के जगदीशपुर। और ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार, बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। लक्ष्मीबाई तो भाई, लक्ष्मीबाई तो झांसी से इन्होंने नेतृत्व करा था, झांसी से, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाएगा कि पटना से किसने नेतृत्व किया है 1857 की क्रांति का, तो याद रखिएगा एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, पीर अली पुस्तक विक्रेता। इन्होंने जुलाई के मंथ में इन्होंने जो है वहां से नेतृत्व करा था। अगर फैजाबाद से पूछ ले तो फैजाबाद से याद रख लीजिएगा मौलवी अहमदुल्लाह शाह, अहमदुल्लाह शाह ने नेतृत्व किया था फैजाबाद से। कानपुर से पूछे, कानपुर से याद रख लेना नाना साहब ने किया था, नाना साहब ने किया था। और नाना साहब को ही धोंदू पंत के नाम से भी इन्हें जाना जाता था, धोंदू पंत, लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बार बार कह रहा हूँ, नाना साहब को धोंदू पंत के नाम से भी जाना जाता था। दिल्ली से अगर पूछ ले कि दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था, तो बख्त खां और शाह आलम द्वितीय ने किया था, बख्त खां और शाह आलम द्वितीय ने किया था, शाह आलम द्वितीय ने किया था दिल्ली से नेतृत्व। अगर ग्वालियर से पूछ ले तो ग्वालियर से किसने किया था, तो ग्वालियर से याद रख लेना है तात्या तोपे ने करा था, तात्या तोपे ने। तो देखो एक ही जगह पे मैं इतना कंटेंट दे रहा हूँ भाई, तो अब आप लोगों को क्या चाहिए। अगर पता है बैच नहीं भी लेते हो, यहाँ से देख लेते हो ना, तो आपका तो फिर यार बल्ले बल्ले है, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से ही आपका क्लास हो जाने वाला है, ठीक है। अगर चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये 1857 की क्रांति स्टार्ट कब हुई थी, तो याद रख लीजिएगा 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति जो है ये स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो याद रख लेना है मेरठ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है।
1857 विद्रोह के समय अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन शाह आलम द्वितीय नहीं, अहमदुल्ला शाह था। ठीक है, अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन अहमदुल्ला शाह, और इन्होंने जो है फैजाबाद से नेतृत्व किया था। ठीक है, फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करा था इन्होंने। कुचिपुड़ी लोक नृत्य, कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है लोक नृत्य, बता दो आप लोग। तो वही कुचिपुड़ी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो याद रख लीजिए तमिलनाडु का नहीं है वही। तमिलनाडु का एक लोक नृत्य आपको बता देता हूँ, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम ये कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का। केरल का याद रख लीजिएगा, केरल का तो एक याद रख लीजिएगा, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का है। एक आता है मोदी अट्टू, मोदी अट्टू, मोदी अट्टू, ये भी केरल का है। एक याद रख लीजिएगा कथकली, कथकली केरल का है। एंड कर्नाटक से अगर पूछ ले तो याद रख लेना है यक्षगान, यक्षगान जो है ये आपके कर्नाटक का है। ठीक है, अगर आंध्र प्रदेश की पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, आंध्र प्रदेश का। यूपी का एक याद रख लीजिएगा, ठीक है, यूपी का नौटंकी याद रख लीजिए, नौटंकी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बिहार का याद क्या क्या रख लेना है? तो बिहार का याद रख लेना है लौंडा नाच, लौंडा नाच। एक याद रख लीजिएगा धोबिया, धोबिया। एक याद रख लीजिएगा झिझिया, झिझिया। एक याद रख लीजिएगा फोल्डिंग, फोल्डिंग, फोल्डिंग। तो क्या क्या याद रख लेना है बिहार से? लोंडा नाच, धोबिया, झिझिया, फोल्डिंग। ठीक है, तो ये सभी क्या है? तो बिहार के हैं। एक महाराष्ट्र से याद रख लीजिएगा, महाराष्ट्र से एक याद रख लेना है जरूर, महाराष्ट्र का एक तमाशा याद रख लीजिएगा, तमाशा। तो तमाशा एक बिहार, आपको महाराष्ट्र से भी जरूर याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, मध्याह्न भोजन की शुरुआत कब से की गई? तो मध्याह्न भोजन, भाई तो मध्याह्न भोजन का जो देखो इधर तो रिसेंट टाइम में कुछ 1 साल 1.5 साल पहले इसका नाम बदल के क्या किया है, प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। क्या? प्रधानमंत्री पोषण योजना। मध्याह्न भोजन की शुरुआत कब से हुई? तो 2005 से नहीं, 1995 से जो है मध्याह्न भोजन की शुरुआत करी गई है। ध्यान में रखना है आपको। विटामिन बी वन की कमी से होता है, तो बी वन, विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है भाई? तो याद रख लेना स्कर्वी नहीं, स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग देखने को मिलता है। बेरी बेरी विटामिन बी वन की कमी से जो है बेरी बेरी रोग देखने को मिलता है। और देखो पॉलिश किया हुआ चावल भी खाने से आपको बेरी बेरी हो सकता है। ठीक है, तो पॉलिश किया हुआ चावल जो कि अभी शॉप में बहुत ज़्यादा मिलते हैं ये चावल, तो इसके भी खाने से बेरी बेरी रोग होता है। रिकेट्स देख लो, रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से, और विटामिन डी का एकमात्र सोर्स आपका क्या है? तो सनलाइट बेस्ट सोर्स है आपके विटामिन डी का। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और एचआईवी जो कि आपका एक भाई ये तो वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाला डिजीज है, और ये होता है किससे? तो एचआईवी वायरस है, और इसके वजह से एड्स डिजीज देखने को मिलता है, एड्स। ठीक है, वायरस से होने वाला एक डिजीज है। अम्ल राज्य में होता है, तो भाई अम्ल राज्यों की एक्वाडीजिया की बात करी गई है, एक्वाडीजिया की बात करी गई है, एक्वाडीजिया। तो अम्ल राज्य में क्या होता है? HCl होता है, H2SO4 होता है, HNO3 होता है, या फिर कोई नहीं होता है। तो अम्ल राज्य में याद रख लीजिएगा 1:3 के रेशियो में जो है HCl और HNO3 दोनों रहते हैं, HCl और HNO3 दोनों रहते हैं 1:3 के रेशियो में अम्ल राज्य में। ठीक है, और अम्ल राज्य में क्या होता है? तो सोना को गलाने या पिघलाने का काम जो करता है। ठीक है, तो सोना को गलाने, पिघलाना, पिघलाने का काम जो है अम्ल राज में एक्वारिजिया में करा जाता है, जो कि 1:3 के रेशियो में रहते हैं, HCl और HNO3। ओके, गुट निरपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो देखो गुट निरपेक्षता का सिद्धांत सुभाष चंद्र बोस ने नहीं दिया है, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी है, कब? 1939 में। ये जो है आपके हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। ये आपके त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं, त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू ने भाई गुट निरपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता का सिद्धांत दिया था। और इसमें देखो कहाँ पर दिया था ये सिद्धांत? तो याद रख लीजिएगा 1961 में दिया था, बेलग्रेड में। कहाँ पर? तो बेलग्रेड में दिया था इन्होंने, बेलग्रेड में। ठीक है, क्योंकि बेलग्रेड कहाँ की राजधानी है? तो सर्बिया की राजधानी हो जाती है। महात्मा गांधी से क्या याद रख लीजिएगा? इन्होंने एक पत्रिका यंग इंडिया, यंग इंडिया, यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी से याद रख लीजिएगा, यंग इंडिया। एक याद रख लीजिएगा हरिजन, हरिजन। ठीक है, भगत सिंह, तो भगत सिंह से याद रख लेना है नौजवान सभा, नौजवान सभा की स्थापना इन्होंने करी है, कब? तो 1924 में, जहां तक मुझे याद है, एक बार चेक कर लेना डेट को, 1924 में नौजवान सभा। ठीक है, नेक्स्ट।
महान्यायवादी कौन होता है? तो महान्यायवादी कौन होता है भाई? तो ये राज्य सरकार का वकील होता है, केंद्र सरकार का वकील, केंद्र और राज्य सरकार का सचिव, केंद्र सरकार का सचिव। तो महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ये केंद्र सरकार के वकील होते हैं, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार के वकील होते हैं महान्यायवादी, और ये आर्टिकल 76 में आते हैं। किसमें? तो आर्टिकल 6 में आते हैं। और ये देखो मेनली ये करते क्या है, तो ये केंद्र सरकार के वकील होते हैं और केंद्र सरकार का ये लोग केस लड़ते हैं, उस पर ये लोग बात करते हैं, ठीक है। इनका योग्यता क्या होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज के योग्यता के बराबर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के योग्यता के बराबर इनका योग्यता होता है, ठीक है। देखो इनसे रिलेटेड एक बात याद रख लेना कि महान्यायवादी जो होते हैं ये सांसद के बैठक में भाग लेते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन वोट नहीं देते हैं। तो क्या याद रख लेना है कि महान्यायवादी जो होते हैं ये सांसद के बैठक में भाग लेंगे, बोलेंगे, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। वोट देने का इन्हें अधिकार नहीं है। बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं सांसद में, ठीक है। ये जो अपना है निजी वकालत जो होता है भाई, निजी प्रैक्टिस जो होता है, निजी वकालत ये लोग अपना कर सकते हैं, जो महान न्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, ठीक है। एक होता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता क्या होता है? तो ये होता है राज्य सरकार का वकील। महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता ये भी जो है महान्यायवादी के तरह ही काम करते हैं, बट ये स्टेट लेवल पे होते हैं। और इन्हें जो है एडवोकेट जनरल कहा जाता है, एडवोकेट, एडवोकेट जनरल। उन्हें अटॉर्नी जनरल और इन्हें एडवोकेट जनरल कहा जाता है। और इनका जो आर्टिकल होता है वो 165 आता है। ये भी क्या करेंगे, ये जो इनका जो योग्यता होता है वो हाई कोर्ट के जज के योग्यता के बराबर होता है, हाई कोर्ट के जज की योग्यता के बराबर होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, तो विधानसभा के में भाग लेगा, बोलेगा, लेकिन वोट नहीं देगा, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये भी विधानसभा में भाग लेंगे, बोलेंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। और ये लोग भी अपना निजी वकालत कर सकते हैं, निजी वकालत कर सकते हैं महाधिवक्ता भी, ठीक है। तो आई होप आप क्लियर हो गया होगा आपको मैं जो यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और देखो मैंने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताया है, तो देखो बहुत ही अच्छा सेशन होगा। आप लोग अच्छे से देखिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट सेशन के साथ, दमदार सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।